Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Student, today in this video we will study the fourth chapter from the book First Flight. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. And student, this is the first video of first part of this chapter. Students, let's start the chapter. So before you read, we will read about the author. Anneliese Mary means Anne Frank. इनको एनी फ्रैंक बोला जाता था. 12 जून 1929 इनका बर्थ डेट है और फरवरी में या मार्च में हुआ था और 1945 इनकी डेथ हुई थी. मतलब ज़्यादा इनकी एज नहीं रही, केवल 16 ईयर्स की इनकी एज थी. तो एनी फ्रैंक वॉज अ जर्मन, वो एक जर्मन थी. बॉर्न ज्यूइश गर्ल, और एक ज्यूइश गर्ल के रूप में पैदा, यानी ज्यूइश का मतलब यहूदी धर्म में पैदा हुई थी. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने हिस्ट्री में 9th में पढ़ाई होगा, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन ने नेदरलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, नेदरलैंड पर अधिकार कर लिया, तो उन्होंने ज्यूइश जो यहूदी लोग होते थे उन सबको वो भगा रहे थे और उनको मार भी रहे थे. तो उनके डर से वो अपने 4 दूसरे लोगों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में और 4 फ्रेंड्स के साथ में एम्स्टर्डम में जाकर के छुप गए थे ये सब लोग. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. और उसका जो परिवार है वो एम्स्टर्डम मूव कर गया जब नाजी जो लोग थे उन्होंने जर्मनी में अपना अधिकार कर लिया था. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड. लेकिन वो लोग भी फिर बाद में फंस गए. कब फंस गए? जब जर्मनी ने अपना जो शिकंजा था वो नेदरलैंड तक बढ़ा दिया, यानी नेदरलैंड को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. तो ये लोग वहाँ जा कर के फंस गए. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. और जैसे जैसे जो ज्यूइश पॉपुलेशन थी उनके प्रति जो क्रोध था, जो उपद्रव था, वो बढ़ता चला जा रहा था. द फैमिली वेंट इनटू हिडिंग इन जुलाई 1942. तो जो परिवार है पूरा का पूरा वो छिपने के लिए 1942 में चला गया. इन हिडन रूम्स, कुछ हिडन रूम्स में, यानी बहुत ही जो अकेली छुपी हुई जगह थी, यानी जो सबके सामने नहीं थी. इनर फादर ऑटो फ्रैंक्स, उनके जो पिता थे ऑटो फ्रैंक, उनका ही कोई मिलने वाला था. तो ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, जो ऑटो फ्रैंक थे उनके पिता, उनकी ऑफिस बिल्डिंग में वो लोग छिपने के लिए पहुंच गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड. और 2 वर्ष तक वहीं छिपे रहने के बाद ये जो ग्रुप था इनका, उसको बिट्रे किया गया, यानी उनको धोखा दिया गया. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम्स. और जो ट्रांसपोर्टेशन कर दिया गया, इनको ले जाया गया कहाँ पर? जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम था, इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा. वेयर एनी डाइड, और जहाँ पर एनी की डेथ हो गई, ऑफ टाइफस से. इन बर्जन बेल्सेन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, है ना. और इन बर्जन बेल्सेन में, और साथ ही साथ विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, और कुछ ही दिनों में उसकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक की भी डेथ हो गई. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. और उनके पिता ऑटो फ्रैंक वो अकेले सर्वाइवर थे उस ग्रुप के, यानी कि वही बचे, बाकी सारे जो फैमिली मेम्बर थे उन सब की डेथ हो गई. रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. और जब युद्ध का अंत हुआ तो उसके पिता एम्स्टर्डम वापस लौट करके आए. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और आकर के उन्होंने पाया कि उसकी जो डायरी थी एन फ्रैंक की, वो अभी भी सेफ थी, सुरक्षित थी, उन्होंने उसको बचा रखा था. कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड. इस बात से विश्वस्त होकर, यानी ये मान करके कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड था. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. उन्होंने एक एक्शन लिया और उसके द्वारा लिखी इस डायरी को
उन्होंने एक अंग्रेजी में इसको पब्लिश कराया, किस नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। और ये जो डायरी थी रियली में जो एनी फ्रैंक है उसके 13th बर्थडे पर उसको दी गई थी, और तब से वो इसमें कुछ ना कुछ लिख रही थी। और मैंने बताया अभी 16 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई थी, तो 13 ईयर्स की जब वो हुई थी तो उसके बर्थडे पर ये डायरी उसको दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1945। और इस डायरी में वो सारी घटनाएं, वो सारी यादें उनके जीवन की जो कि 12 जून 1942 से लेकर जो उनकी फाइनल एंट्री थी 1 अगस्त 1945 तक की, यानी ये उनकी फाइनल एंट्री थी, अंतिम एंट्री, यानी लास्ट टाइम उन्होंने डायरी में जो एंटर किया कुछ भी या लिखा वो कब था, 1 अगस्त 1944 में। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस। और इसको समय समय पर इसकी जो ओरिजिनल डच लैंग्वेज है उससे दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक हो गई। देयर ऑल्सो हैव बीन सेवरल फिल्म्स। और इस डायरी को लेकर, इस डायरी के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हैं, टेलीविज़न या जो थिएटर में प्रोडक्शन किए जाते हैं, स्टेज प्ले वगैरह वो हैं, एंड इवन एन ओपेरा, इसके ऊपर एक ओपेरा भी बनाया गया है बेस्ड ऑन द डायरी, जो डायरी पर आधारित है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। एक मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड, यानी जो बहुत ही उत्कृष्ट माइंड था उसको डिस्क्राइब करते हुए, उसके वर्क को डिस्क्राइब करते हुए, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो जो नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी का जो रूल था, उन लोगों के रूल के अंडर जो लोगों का एवरीडे का जो लाइफ था उसका एक बहुत ही इंटीमेट एग्जामिनेशन ये डायरी प्रोवाइड करती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। और एनी फ्रैंक जो हॉलोकॉस्ट विक्टिम थे, हॉलोकॉस्ट के बारे में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो हॉलोकॉस्ट जो विक्टिम्स थे, जो वहाँ के शिकार थे, है ना, उन लोगों के डिस्कशन में जो सबसे ज़्यादा रिनोड, सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जो हस्ती थी वो एनी फ्रैंक निकल के आई थी। उन्हीं की डायरी, उन्होंने ये डायरी लिखी और अपनी इस डायरी की वजह से ही वो इतनी फेमस हो गई थी। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है, स्पेशली किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मेरे जैसा हो। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। है ना, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी स्कूल नहीं लिखा, बल्कि इसलिए क्योंकि it seems to me, मुझे ऐसा लगता है that later on के बाद में नाइदर आई, ना तो मैं, और नॉर एनी वन एल्स, ना ही कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड, वो इतना इंटरेस्टेड होगा, यानी कि इतना रुचि लेगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, यानी उस एक 13-year-old स्कूल गर्ल की म्यूजिंग्स में, यानी उसके जो मोमेंट्स, जो अच्छी बातें उसने लिखी, जो आनंद देने वाली चीज़ें लिखी उनमें। ओ वेल इट डजेंट मैटर, अरे छोड़ो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे तो लिखने का महसूस होता है। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और आई फील, मैं महसूस करती हूँ, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मैं शायद मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ों को, ऑफ माई चेस्ट मतलब अपने आप से अलग करने की मुझे आवश्यकता भी है। अपनी जो बातें हैं, मेरे जो अंदर जो हैं, उनको सबको बाहर निकालने की मुझे बड़ी आवश्यकता भी है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल
तो वो कहती है जो पेपर है, कागज़ है, उसमें लोगों से कहीं ज़्यादा पेशेंस होता है। यानी जब आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं लोगों से, तो लोग अचानक ही उस पर रिएक्ट करते हैं और वो पेशेंस नहीं रख पाते और वो आपका रिएक्शन देते हैं, और वो रिएक्शन आपके प्रतिकूल भी हो सकती है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं है, वो आप उसमें पेशेंस होता है, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑफ वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिस्प्रेस्ड। और मैंने सोचा इस सेइंग को, इस कहावत को या इस सेंटेंस को मैंने अपने मन में सोचा उन दिनों में से एक दिन जब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिस्ट्रेस्ड, मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, थोड़ा सा परेशान फील कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में सपोर्ट करते हुए बैठी हुई थी अपने घर में। बोर्ड एंड लिस्टलेस, पूरी तरह से बोर्ड थी, मैं ऊब गई थी, लिस्टलेस थी, बेचैन थी। वंडरिंग, और ये सोच रही थी, आश्चर्य कर रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि क्या मैं स्टे इन अंदर ही रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और फाइनली मैं वहीं रुकी रही जहां पर मैं थी। ब्रूडिंग, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और ये सोचते हुए, अपने अंदर से ये विचार निकालते हुए कि हाँ, जो पेपर है उसमें कहीं ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, और चूँकि मैं ऐसा कोई प्लान नहीं कर रही थी कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इस स्टिफ बैक नोटबुक को, यानी जो मैंने ये डायरी जो लिखी थी, स्टिफ बैक का मतलब बिल्कुल शांत होकर के, पीठ के बल बैठ करके जो मैंने ये डायरी अपनी नोटबुक लिखी थी, उसको ग्रैंडली रेफर्ड किया जाए एक डायरी के रूप में, यानी डायरी जिसे कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई एक रियल फ्रेंड, वास्तविक एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, हालांकि इससे संभवतः कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस उस पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, यानी एक तरह से उत्साहित किया कि डायरी को मैं फर्स्ट प्लेस पर रखूं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और वो क्या था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, और इसीलिए मैंने डायरी को अपना एक तरह से फ्रेंड बनाया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, आओ मैं इसको और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको समझाती हूँ या बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 वर्ष की, मात्र 13 वर्ष की एक लड़की पूरी तरह से इस वर्ल्ड में अलोन थी, अकेली थी। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, यानी अब वो नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, वो कहती है मेरे पास बहुत ही प्यारे माता पिता हैं मेरे। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 ईयर की मेरी एक सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और शायद संभवतः लगभग 30 पीपल हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार भी है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरी जो लविंग प्यारी आंट्स हैं मेरी, एंड गुड होम भी है मेरा। नो, नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, यानी ऑन द सरफेस, यानी सरफेस से, बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, क्योंकि मैं जो कुछ भी सोचती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, या मेरा कोई फ्रेंड हो और मैं उसके साथ हूँ, तो ये क्या होगा, एक अच्छा समय होगा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं अपने आप को किसी भी चीज़ से बात करने के लिए नहीं ला पाती हूँ, या मैं किसी चीज़ से बात नहीं कर पाती हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, बल्कि मैं जो ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स होती हैं, मैं बस उनको ही किया करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हमें नहीं लगता कि वो कोई भी, या वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे इतने पास में आएगा, मुझसे फ्रेंड्स करेगा। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता था
कि ये मेरा फॉल्ट हो, मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को आपस में, क्योंकि हम एक दूसरे को आपस में घुलने मिलने नहीं देते थे। इन एनी केस, कुछ भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। है ना, कुछ भी हो लेकिन चीज़ें तो ऐसे ही होती हैं और अनफॉर्चुनेटली वो चेंज होने के लिए नहीं होती हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण था कि मैंने डायरी को लिखना शुरू किया। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, यानी अपनी इमेजिनेशन में ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था, यानी एक लंबे समय से जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसा फ्रेंड था, इसकी इमेज को और ज़्यादा इन्हेंस करते हुए, इसको बढ़ाते हुए, यानी इसकी जो वैल्यू है उसको और ज़्यादा समझते हुए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं इस डायरी में वो सारे फैक्ट्स को, वो सारी सच्चाई को यहाँ पर जॉट डाउन नहीं करना चाहती, यानी रिटन डाउन नहीं लिखना चाहती जिस तरीके से ज़्यादातर लोग किया करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है वो मेरी एक फ्रेंड बने। जैसे मेरी कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं इसी को ही अपनी फ्रेंड कहूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस फ्रेंड को क्या कहने जा रही हूँ? किटी कहने जा रही हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, क्योंकि कोई भी मेरी जो किटी के लिए जो स्टोरी है जो मैं उसमें लिखने जा रही हूँ, शायद कोई मेरी एक शब्द को भी समझ नहीं पाएगा या नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, अगर मैंने इसको प्लंग माने क्या होता है, एक तरह से जल्दबाजी में फोर्सफुली लिखना, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मेरे लिए बेटर होगा कि मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच, यानी छोटा सा एक लेखा जोखा मैं उसमें प्रोवाइड करूं, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और ठीक उस तरह जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता जो कि सबसे ज़्यादा एडोरेबल माने प्रशंसनीय, तारीफ़ के काबिल पिता थे जो मैंने अभी तक देखे हैं। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25, यानी उन्होंने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की थी जब तक कि वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए थे, एंड सी वॉज 25, और वो मेरी मदर जो है 25 की थी। मतलब कहने का है, वो ये कहना चाह रही है कि जब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी मम्मी पापा की, तो मेरे पिता उस समय 36 ईयर्स के थे और मेरी माँ उस समय 25 ईयर्स की थी। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926, और मेरी सिस्टर जिसका नाम मार्गोट था वो फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में पैदा हुई थी। I was born on 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। I lived in Frankfurt until I was 4, और मैं जब तक 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिता 1933 में हॉलैंड को एमिग्रेट कर गए थे, यानी जर्मनी को छोड़ करके हॉलैंड में जाकर बस गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड, और मेरी माँ एडिथ, उनका नाम क्या था उसकी माँ का? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो उनके साथ हॉलैंड गई थी इन सितंबर। और किस मंथ में गई थी वो मेरे पिता के साथ? सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वाज सेंट टू आइचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गोट को कहाँ भेज दिया गया था? आइचन भेज दिया गया था, जहाँ पर हम अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रुके थे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में हॉलैंड पहुंची थी। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और जब मैं फरवरी में पहुंची तो क्या था कि आई वॉज प्लंग डाउन, यानी मुझको वहाँ पर पहुँचा दिया गया था, उतार दिया गया था घर में। ऑन द टेबल माने टेबल पर एक रख दिया गया था एक तरह से, एज ए बर्थडे गिफ्ट
प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, मार्गॉट के बर्थडे प्रेजेंट के लिए, क्योंकि उस समय जब मार्गॉट का बर्थडे था फरवरी में, तो उस दिन मुझे वहाँ पर ले जा कर के बिठा दिया गया था एक टेबल पर और कहा गया था कि ये आपका बर्थडे प्रेजेंट है। और उसने देखा कि वो कौन था, मैं थी, यानी उसकी बहन। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने वहीं एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई वहाँ पर शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहाँ पर 6 वर्ष की उम्र तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मुझको मैंने जो है फर्स्ट फॉर्म से, यानी फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट क्लास से अपनी शुरुआत की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस। जब मैं 6th फॉर्म में थी, यानी 6th क्लास में थी, तो मेरी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। और वो कौन थी? हेड मिस्ट्रेस थी उस स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और एंड ऑफ द ईयर में, जब साल व्यतीत हो गया, पूरा सेशन फिनिश हो गया, तो उस समय हम दोनों ही टीयर्स में थे, दोनों ही मतलब रो रहे थे, आंसू थे हमारी आंखों में। एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमने एक हार्ट ब्रेकिंग माने एकदम दिल को झकझोर देने वाला, या कहें कि बहुत ही लोगों को, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने वाला हमने फेयरवेल दिया, विदाई दी। तो इस वजह से हम दोनों ही की आंखों में, मिसेस क्यूप्रस और जो हेड मिस्ट्रेस थी और ये जो एनी फ्रैंक है, उनकी आंखों में, वो कहती है हम दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, यानी 1941 में समर में, यानी गर्मियों के सीज़न में मेरी दादी माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन भी करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जब बर्थडे आया वो उसी दौरान आया था, तो उस पर बहुत ही कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बिना किसी सेलिब्रेशन के ही वो पास हो गया, गुजर गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और 1942 की जनवरी में ग्रैंडमा का भी देहांत हो गया। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनको बहुत प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, यानी ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, वॉज इंटेंटेड, यानी इसमें ऐसी इंटेंट की गई थी, इसमें ऐसा इस इरादे से किया गया था, टू मेक अप फॉर द अदर, कि इसमें दूसरे लोगों को भी याद किया जाएगा। एंड ग्रैंडमाज कैंडल, और दादी माँ की जो कैंडल है, वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और दादी माँ की कैंडल को दूसरों के साथ साथ अलग जलाया गया, यानी जब बाकी जो लोग थे जो मरे हुए थे, यानी 1942 से पहले बहुत सारे लोग मारे गए थे, यहूदी लोग स्पेशली नाजीज के द्वारा, तो उन सब के लिए, और उनकी फैमिली में भी जो मारे गए होंगे उन सब के लिए, और साथ ही साथ जो दादी माँ थी उनके लिए उन्होंने ये कैंडल जलाई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी भी बहुत अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और ये जो हमारा अच्छा था, मतलब हम अच्छा क्या कर रहे थे, मतलब अच्छे से अपने आप को सेव किए हुए थे, और इससे क्या हुआ कि हम इस प्रेजेंट डे पर पहुंच गए। कौन सी डेट पर? 20 जून 1942 में हम पहुंच गए, यानी जब उसने अपनी डायरी लिखना शुरू किया था। एंड द सोलेम डेडिकेशन टू ऑफ माई डायरी, और मैंने अपना जो सोलेम का मतलब होता है गंभीर, शांत, जो डेडिकेशन माने जो समर्पण अपनी डायरी के लिए किया, यानी मैंने अपनी डायरी को तब जा कर के वहाँ पर वो उस समय से मैंने लिखना शुरू किया। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसके बाद का जो बचा हुआ वीडियो है या जो चैप्टर है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।